होता है बाकायदा कि प्रोग्रेस है या एसीआर खराब हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसके रिमार्क्स जो भी आ रहे हैं वो बाकायदा रिकॉर्ड पे आए, ताकि डीपीसी के टाइम पे किसी कैंडिडेट को ये शिकवा शिकायत न हो कि हम जो है उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजूहत क्या है। ये तमाम चीज़ें मतलब हैं कि हमें ये टेंशन नहीं होता। अगर आपको एसीआर अच्छी मिली हुई है तो आपको टेंशन नहीं है कि आपकी डीपीसी नहीं होगी। सिविल जैसे देखिए एडिशनल तक तो माशाल्लाह फ्रीक्वेंटली ज़बरदस्त तरीके से प्रमोशंस होते रहते हैं। हाँ, आगे थोड़ी छानबीन सख्त होती है, क्योंकि आगे डिस्ट्रिक्ट का पूरा हेड जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए थोड़ी मामलात और मुश्किलात होती हैं अपनी जगह पे। उसमें उसका पूरा कैरियर का जायज़ा लिया जाता है। जो उसने जर्नी सिविल जज से लेके एडिशनल तक की है वो मतलब जो उस हवाले से उसकी कंसीडर की जाती है। आपके लिए भी दुआ हुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को भी सफ़र में कामयाब करे और अच्छे। अच्छा, एक एडवाइस और भी दोस्तों को आप लोगों को दूंगा कि जिन साथियों के भी प्रैक्टिस 6 साल या 7 साल है, वो सिविल जज की बजाय एडिशनल के लिए अप्लाई करें तो उनका आगे बढ़ने का ज़्यादा मतलब हाई कोर्ट तक भी बढ़ने का, आगे आने का बहुत चांस है। ये थोड़ा हम टॉपिक से हट के बात कर रहे थे, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आप आगे आ जाए यहाँ पे। हमारा आज का टॉपिक सिंध रेंटेड प्रीमियस ऑर्डिनेंस है। लकीली मैं कल ही यहाँ आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में पहुंचा था तो मुझे खान साहब ने ये असाइनमेंट दी कि आज के लिए हमें आप थोड़ा खिदमत का मौका दें। तो मैंने सोचा चलो बच्चों की कुछ रहनुमाई जो अपना तजर्बा किया है उस हिसाब से हम थोड़ा। नो डाउट ये बिल्कुल बारीक सी किताब है। नॉर्मली हम जो किताबें देखते हैं, बैरक देखते हैं, इससे कई गुना मोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत टेक्निकल है, बहुत ही टेक्निकल है। आप लोग सब जानते हैं कि किसी भी लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, हमेशा जहन में, दोस्तों को नॉलेज में भी होगा, जिनके नहीं है वो इसको नोट कर लें। किसी भी लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका प्रीएम्बल समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका वजूद में आने का पर्पस क्या है, इसको क्यों वजूद में लाया जा रहा है। और फिर उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्लासेस जो है ना, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेफिनेशंस क्या कहती हैं। डेफिनेशंस के हवाले से जब हमें नोटिस में चीज़ें आएंगी तो फिर हम उस चीज़ को अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से होगा, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर हमें प्रियम्बल ही पता नहीं है, न डेफिनेशन के नोटिस हमें वो चीज़ें हमारे नोटिस में है, तो हम लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। खाली अगर सेक्शन 15 की, 13 की या 14 की हम बे रीडिंग करके अप्लाई करेंगे तो वो हो सकता है हम गलत कर दें। क्योंकि आप लोग माशाल्लाह जुडिशल ऑफिसर बनने जा रहे हैं और उसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं जोर शोर से। ये तो समझो कि ये तैयारी जो है ना, ये तो एक सिंपल सा इम्तिहान है मेरी नज़र में। आपका इम्तिहान तो कोर्ट में होगा, रोज आप इम्तिहान पे होंगे, डेली आपका एग्जाम होगा, क्योंकि दोनों वकला को पता है कि किसका केस सही है, किसका खराब है, किसका खत्म है, किसका कमजोर है, किसका स्ट्रांग केस है। वो वकला को पता है कि इसका डिसीजन क्या होगा। लेकिन जज का इम्तिहान होता है, जज का इम्तिहान होता है, और इस इम्तिहान में उसको कैसे कामयाब होना है, उसके लिए इस चीज को आपका गिरफ्त में होना बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें गिरफ्त में नहीं होंगी तो लाजमी बात है हम लोग गलत काम करेंगे। लेकिन एक चीज और बता दूं, गलत काम नो हाउ होने के बावजूद भी होते हैं। क्यों? हर चीज किताबों में नहीं लिखी हुई है, हर चीज किताबों में नहीं लिखी हुई है। बहुत सी चीजें हम सरकमटेंसेस को, हालात वाकयात को देख के जो है उसकी बेस पे डिसाइड करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको कि ये बात मैंने क्यों कही है। एक सिविल सूट दाखिल हुआ, ये थोड़ा फिर टॉपिक से इसलिए हट रहा हूं कि एग्जाम्पल देने के लिए, कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए कहीं कहीं हमें थोड़ा प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो एक सिविल सूट दाखिल हुआ, एक लेडी ने दाखिल किया पोजीशन के लिए। उसकी बैकग्राउंड ये थी, ये थोड़ा कहानी गौर से सुनिएगा, ये बाकायदा एक केस मेरे सामने ही ये चीज आई थी कहानी।
केस ही था बेसिकली, पब्लिक के केसेस हमारी ये कहानियां ही होती हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए। सिविल सूट पोजीशन के लिए दाखिल हुआ, एक लेडी ने दाखिल किया। उसने वो प्रॉपर्टी परचेज की थी कोई 10-15 साल पहले, और ड्यूरिंग शिफ्टिंग जो उसकी ओरिजिनल सब लीज थी वो कहीं मिसप्लेस हो गई थी। शिफ्टिंग के दौरान जब उस घर में जो परचेज किया था उसमें जब रहने के लिए जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, तो सब लीज उसकी कहीं खो गई। उन्होंने नाम का रिकॉर्ड जिसे हम एनसी कहते हैं वो कटवा ली उसकी। अच्छा, उसके बाद इत्तेफाक है इनकी बच्चे वगैरह कोई आउट ऑफ कंट्री थे, वो चले गए बच्चों के पास। कोई 5-7 साल बाद जब दोनों मियाँ बीवी वापस आए तो पता चला कि एक और शख्स उस मकान में रह रहा है। उन्होंने कहा भाई मकान तो हमारा है, हमें दे। उस शख्स ने बोला बोला मैंने तो ये मकान जो है इतने पैसों में खरीद किया है। उसने अमाउंट भी बताई कोई 30-40 लाख रुपए की, और मेरे पास ये रजिस्टर्ड सेल डीड भी है और सेल एग्रीमेंट भी है। अब रजिस्टर्ड सेल डीड कौन सी थी? ये वो थी जो उस लेडी ने मिसप्लेस की थी। बहरहाल लेडी ने, जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो लेडी ने जाके सिविल सूट दाखिल किया। सिविल सूट दाखिल कब किया तो उसके बाद जो है वो डिफेंडेंट भी आया। उन्होंने यही कहानी जो लेडी को ओरली बताई थी वही अपने रिटन स्टेटमेंट में भी सेम ग्राउंड्स लिए। एविडेंस हुई, इश्यूज फ्रेम हुए, एविडेंस भी हुई। अल्टीमेट, अच्छा, एविडेंस में जो काबिज था, जिस शख्स ने ये, जिसके पास ये सबलीज पाई गई थी और सेल एग्रीमेंट भी था, जो काबिज था मकान पे, उस शख्स ने ये डॉक्यूमेंट भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे ले आया, एग्जिबिट करा लिए डॉक्यूमेंट। उसके बाद सूट हो गया, डिक्री लेडी के हक में हो गया। एग्जीक्यूशन दाखिल हुई, अपील दाखिल नहीं हुई। डिफेंडेंट ने अपील दाखिल नहीं की क्योंकि उसको पता था मेरा कब्जा गलत है और मैंने गलती की है। बहरहाल डिक्री हो गया, एग्जीक्यूशन दाखिल हो गई, लेडी को कब्जा भी घर का मिल गया। उसके बाद प्लेंटिफ ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि ये डिफेंडेंट ने जो ये सेल डीड पेश की है, ये चूंकि मेरा डॉक्यूमेंट है जो मिसिंग हुआ था, ये मुझे रिटर्न किया जाए। कोर्ट ने एप्लीकेशन टर्न डाउन की इस ग्राउंड पे चूंकि डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट ने पेश किया हुआ है और लीगली ही इज इनफ कॉम्पिटेंट टू गेट इट रिटर्न बैक, कि वो ही ले सकता है, आपको नहीं दी जा सकती। अब ये चीजें किताबों में नहीं होती हैं। नो डाउट किताब में वो बात थी जो कोर्ट ने लिखी कि भाई डिफेंडेंट ने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, वो ही वापस बैक ले सकता है, आपको नहीं दिए जा सकते। लेकिन यहाँ किस्सा क्या है, यहाँ ये मिसिंग डॉक्यूमेंट जो सब सेल डीड थी वो उस लेडी से बिलोंग करती थी, उसका मिसिंग डॉक्यूमेंट था, ऑलरेडी मिसयूज हो चुका था। अब अगर फिर कोर्ट रिकॉर्ड से वो डिफेंडेंट वापस लेके फिर किसी थर्ड पार्टी को भेज देता या डॉक्यूमेंट भेज देता तो नंबर ऑफ चांसेस थे बढ़ने के कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ लिटिगेशन भी होती रहती और रिपीटेडली वो डॉक्यूमेंट मिसयूज भी होता रहता। और ये रिवीजन मेरे पास आई थी, मैंने डिसाइड की थी कि नहीं ये लेडी को डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मिसयूज हुए हैं। अब ये मिसयूज वाली कहानी किताबों में तो नहीं है कि हम इसको कैसे दे दें, लेकिन हालात और वाकयात को, जैसे मैंने पहले कहा कि हम डिसीजन वो लेते हैं जो हालात और वाकयात बयान करें। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने भी माशाल्लाह रेंट्स पे, सिविल पे काम किया, हमारे मोस्टली आजकल ट्रेंड है कि क्रिमिनल साइड पे हम रुख ज़्यादा करते हैं, हालांकि बेसिक जो वकालत है वो सिविल की है। अगर सिविल में आप काम कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल हो, इनकम टैक्स हो, कारपोरेट हो, ट्रेडमार्क हो, या और कई फील्डें हैं, फैमिली हो, किसी भी साइड पे वकालत की किसी भी ब्रांच में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं कि बाबा चलो ठीक है, क्रिमिनल से पैसे भी तगड़े मिल जाते हैं क्योंकि बेल करा ली तो ठीक है, हमें अच्छा खासा रेम्यूनरेशन मिल जाता है,
डिस्पोजल भी बिल का क्विक है कंपैरिजन टू सिविल लिटिगेशन के, उसमें तो नस्लें गुजर जाती हैं। हकीकत तो यही है। तो उस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि हम क्रिमिनल साइड पे काम करें, लेकिन बेस हमारी सिविल की अगर मजबूत है तो हम हर तरफ काम कर सकते हैं। अच्छा, रेंट लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ये क्यों बना था, इसका वजूद क्यों था, क्या था। पहले तो अर्बन रेस्ट्रिक्शन रेंट ऑर्डिनेंस था, उसके बाद ये 1979 में सिंध रेंटेड प्रीमियस ऑर्डिनेंस वजूद में आया। और पर्पज़ ये था कि अर्बन एरियाज में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान जो अमूमन मामलात होते हैं उनको खुश असलूबी से और खुश अखलाकी से रिजॉल्व किया जाए। अदरवाइज तो खाली कराने का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। कुछ भी आप सोच लें, कहीं भी हो, आपको शायद कराची से जो लोग ज़्यादातर बिलोंग करते हैं वो ओल्ड एरिया पर्टिकुलरली खारा दर, मीठा दर, हो सकता है सदर के भी कुछ इलाके हों, और इनमें पहले पगड़ी सिस्टम होता था। अब बाज़ाहिर देखा जाए तो पगड़ी की कोई लीगल वैल्यू तो नहीं है। वजह क्या? एक हैंडसम अमाउंट कहा जाता है कि भाई हमने ये जगह परचेज की है, लेकिन उसका कोई भी टाइटल डॉक्यूमेंट परचेज करने के वाले के नाम ट्रांसफर नहीं होता था। एग्रीमेंट जरूर होता था कि हाँ भाई आपसे हमने आपको ये प्रॉपर्टी सेल की। सपोज एक फ्लैट है 3 कमरे का, वो 50 लाख रुपए में सेल किया। भाई अभी आप इसकी हमें जो किराए की रसीद है, किराया 50 लाख रुपए चूंकि एडवांस दिए हुए एक तरह से। अब किराया इसका कितना होगा? 100 रुपए, 150 रुपए, 50 रुपए। ओल्ड एरियाज में तकरीबन ये ट्रेंड प्रिवेल करता था माजी में। अभी वहां भी कुछ चेंजेस आई हैं, किसी ने ऑनरशिप पे कन्वर्ट करा लिया है। बहरहाल इसके ऊपर भी सुपीरियर कोर्ट की जब डिस्प्यूट्स हुए और प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बढ़ी और किराए बढ़े तो अमूमन लैंडलॉर्ड टेनेंट्स में अमूमन डिस्प्यूट्स पैदा होना शुरू हो गए। तो नतीजा ये होगा, कुछ ने तो ऑनरशिप ले ली उन प्रॉपर्टीज की, और कुछ ने आगे बेच दी या वापस लैंडलॉर्ड को सरेंडर करके उससे पैसे अपने वापस ले लिए। लेकिन उसमें सरेंडर मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसे लगते थे। अगर मैं आज किसी की प्रॉपर्टी एज ए पगड़ी टेनेंट बैठा हुआ हूँ, वो पगड़ी टेनेंट कहलाता था। मैं बैठा हुआ हूँ, कल मैं आपको बेच रहा हूँ ये प्रॉपर्टी, तो आप मार्केट वैल्यू से आपसे परचेज करूंगा, और लैंडलॉर्ड जो होगा उसका 10%, जो जिस अमाउंट पे मैंने बेचा है उसका 10% किराए की रसीद चेंज करने के पैसे लेता था। ये कस्टम उस टाइम पे प्रिवेल ज्यादा करता था, अभी भी शायद कुछ हो। सॉरी। पहले तो हमें लैंडलॉर्ड समझ, अच्छा ये अर्बन एरियाज के लिए था। अर्बन एरियाज में क्या क्या आता है, डेफिनेशन की क्लास आप खोलेंगे तो उसमें आपको क्लियर नजर आएगी। जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, मतलब म्यूनसिपल एरियाज जो आते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं आती। इसमें अपार्टमेंट्स भी आते हैं, बेंगलोर भी आते हैं, उसके साथ पार्क वगैरह हैं, वो सब चीजें आ जाती हैं। ये डेफिनेशन क्लास में आप देखेंगे सेक्शन 2 में तो आपको मिल जाएंगी। लैंडलॉर्ड कौन हो सकता है? सेक्शन 2F जो है SRPO 1979 का, लैंडलॉर्ड कौन हो सकता है? लैंडलॉर्ड या तो ऑनर हो प्रॉपर्टी का, या वो शख्स जो लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे टेनेंट से रेंट कलेक्ट कर रहा हो, इन अदर वर्ड्स जिसे हम रेंट कलेक्टर कह रहे हैं। ठीक है। अब यहां चंद चीजें और भी आ जाती हैं। लैंडलॉर्ड जब टेनेंट को सू करता है, प्रॉपर्टी उसको खाली करानी है, तो मल्टीपल ग्राउंड्स ले सकता है। मसलन डिफॉल्ट का ग्राउंड है सेक्शन 15(2) में, पर्सनल नीड है सेक्शन 15(2)(7) का है, वो आ सकता है। लेकिन अगर उसका रेंट कलेक्टर है तो वो सिर्फ डिफॉल्ट के ग्राउंड पे आ सकता है, पर्सनल नीड पे नहीं आ सकता। अब लैंडलॉर्ड जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, वो पर्सनल नीड पे आ रहा है कि भाई मैंने टेनेंट को शो किया है। अब पर्सनल यूज जरूरी नहीं है कि वो 70 साल बूढ़ा हो ऑनर जो हो और वो अपने लिए मांग रहा हो। उसके बेटे भी हो सकते हैं, उसकी बेटियां भी हो सकती हैं, उसके वाइफ भी हो सकती है। मतलब वो अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से वो प्रॉपर्टी पर्सनल यूज को के तौर पे क्लेम कर सकता है, लेकिन रेंट कलेक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। वो पर्सनल यूज यूज किस ग्राउंड पे बताएगा?
ठीक है ना। तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में दो बंदे आ गए, एक तो ऑनर आ गया और दूसरा उसका रेंट कलेक्टर आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर फेयर रेंट है। फेयर रेंट किसे कहते हैं? जो रेंट कलेक्टर डिसाइड करे। अच्छा, डिफॉल्ट को हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि भाई फेयर रेंट भी फिक्स हुई हुई है या एग्रीमेंट में एक अमाउंट फिक्स है? क्योंकि मोस्टली जो है रेंट एग्रीमेंट, उसकी बड़ी वैल्यू अपनी जगह पे। इसको तमाम इसके अंदर हमारी टर्म्स कंडीशन सेटल होती हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान। आर्टिकल 79 कानून शहादत, उसके तहत इसके ऊपर दो विटनेसेस की अटेस्टेशन भी जरूरी है, दो गवाह भी होना जरूरी है, जो शरई तरीका भी है हमारा। दो गवाह भी होना जरूरी है। और इसको अटेस्ट कौन करेगा? या तो उस कंसर्न एरिया का जहां प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है रेंट कंट्रोलर करेगा, या उस एरिया का जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होगा वो उसको अटेस्ट करेगा। अटेस्ट से मुराद ये नहीं कि जैसे फोटो कॉपी पे हम ओरिजिनल की अटेस्टेशन कराते थे, वो अटेस्टेशन नहीं होती। इसकी अटेस्टेशन से मुराद होती है कि बिफोर मी हुआ है ये। मैजिस्ट्रेट या जो भी रेंट कंट्रोलर वो लिखा बिफोर मी, यानी ये पार्टीज ने मेरे सामने साइन किया है। अच्छा, अब अगर डिफॉल्ट की जैसे हमने बात की, मैं एग्रीमेंट पे इसलिए आ गया कि ये डिफॉल्ट का जो पीरियड है वो उससे कनेक्टेड है। रेंट एग्रीमेंट में अगर कोई डेट हमारी फिक्स है कि भाई हर महीने की 5 तारीख तक आपने एडवांस में रेंट पे करना है। अब ये रेंट एग्रीमेंट की एक शिक आ गई कि टेनेंट ने हर महीने की 5 तारीख को एडवांस में रेंट पे करना है। जैसे इस वक्त सपोज हम अगस्त हमारा चल रहा है, आज अगस्त की है 7 तारीख है, यानी 5 तारीख परसों तक। अब उस बंदे ने 5 तारीख तक नहीं दिया, इवन अगर आगे के 15 दिन तक भी नहीं देता है, तो सेक्शन 15(2) के तहत ये डिफॉल्ट का 15 दिन के बाद उसका, यानी अगस्त की 20 तारीख से वो डिफॉल्टर काउंट हो जाएगा। अच्छा, रेंट की जब हम बात कर रहे थे तो रेंट में खाली किराया नहीं आता। डेफिनेशन क्लास में आप देख लें, बिजली का बिल, सुई गैस, टेलीफोन, मतलब यूटिलिटीज जो तमाम है वो भी उसमें शामिल होती है कि वो भी टेनेंट ने अदा करनी है और टाइमली अदा करने हैं। क्यों, आप जब कोई भी अम्यूनिटी यूज कर रहे हैं तो कंसर्न इदारे को उसकी पेमेंट करनी है, अदरवाइज आपका किसी भी टाइम वो अम्यूनिटी डिस्कनेक्ट हो सकती है। तो ये भी पार्ट ऑफ रेंट है। अब डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको पता हो कि डिफॉल्ट में मालिक क्या चीज कह रहा है, खाली रेंट के एरियस मांग रहा है या इदारों के पैसे भी मांग रहा है। अब एक शख्स आपकी प्रॉपर्टी में सपोज करें कि 3 साल से बैठा हुआ कंटिन्यू, उसका टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सटेंड होता जा रहा है, 6 या 8 महीने से वो वाटर सेवरेज के बिल वगैरह पे नहीं कर रहा है। अब वो तकरीबन समझो कि 60-70 हज़ार रुपये हो गए। स्विगेस के बिल हैं बाबा 1 लाख रुपए तक ड्यूज हो गए। टेनेंट रेंट बजाय लैंडलॉर्ड को पूरी पे कर रहा है, हर महीने उसके 30-40 हज़ार जो भी है वो मंथली पेमेंट हो रही है, लेकिन वो जो ड्यूज हो रहे हैं इदारों के, ये भी बेसिकली डिफॉल्ट क्रिएट कर रहा है। ये भी बेसिकली क्योंकि पार्ट ऑफ रेंट है, ये रेंट की अगर हम डेफिनेशन इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें ये चीजें सामने आती हैं कि ये चीजें उस रेंट का हिस्सा है, पार्ट है। एम्यूनिटीज की पेमेंट जो है ये पार्ट ऑफ रेंट है। अच्छा, अब एग्रीमेंट पे फिर हम वापस आते हैं कि एग्रीमेंट में डेट फिक्स है रेंट की कि भाई 5 तारीख तक पेमेंट करनी है। 5 तक नहीं हुई तो 15 दिन का गैप है कि भाई 20 तारीख तक हो जाएगा, 20 तारीख नहीं होती तो डिफॉल्ट स्टेब्लिश होता है। लेकिन कुछ मेरे तरह ऐसे लेमैन भी होते हैं जो एग्रीमेंट करते ही नहीं कि बाबा चलो ठीक है यार, खान साहब हमारे दोस्त हैं और भाई हैं, हम एग्रीमेंट नहीं करते, खैर हो जाएगा। अब यहाँ लिमिटेशन वो डिफॉल्ट वाली बढ़ जाती है, यहाँ 60 डेज पे चला जाता है कि साहब, ये 15(2) में ही लिखा हुआ है।
सेक्शन 15 इसी का इसमें लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सेक्शन 15 बड़ा, हालांकि 13, 14, 15 एविक्शन के 3 सेक्शन है। मेन 13, 14 का बहुत कम यूज होता है, इसलिए कि विडो हो, ऑर्फन हो या रिटायर्ड पर्सन हो, 14 मोस्टली सेक्शन वो लोग यूज करते हैं, उनकी भी पर्सनल यूज भी आ जाती है। लेकिन डिफॉल्ट के लिए फिर सेक्शन 15 का उनको भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल सेक्शन अप्लाई करना कोई बार नहीं है। जैसे मोस्टली हमने देखा कि हम एप्लीकेशंस देते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 कि भाई इंटीरियम ऑर्डर हमें चाहिए किसी में, आगे उमूमन लिख देते हैं, दुम लगा देते हैं कि भाई रेड विद सेक्शन 151 सीपीसी। क्यों लगाते हैं, क्या वजह है? कि अगर 39(1) and 2 में मेरा रिलीफ कवर नहीं होता है तो 151 के तहत कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स है, कोर्ट उसके तहत मेरा कुछ जो है मुझे रिलीफ दे, इसलिए वो 151 की दुम भी अटैच कर दी जाती है कि बाबा नहीं ये भी लगा दो। वरना प्रोविजन तो वो सही है अपनी जगह, 39(1) and 2 ही इनफ है, 151 लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम मोस्टली जो है आजकल देखते हैं, माजरत के साथ, हम थोड़ा आजकल सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज्यादा यकीन रखते हैं, खुद लेबर करने से थोड़ा अवॉइड करते हैं। आजकल माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें हर सहूलत दे रखी है। आप अपने कंप्यूटर की एक की किसी भी पॉइंट के लिए प्रेस करें, मोबाइल की प्रेस करें, दुनिया जहान का जो भी टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है, दुनिया जहान का मटेरियल आपके सामने आ जाता है। जब ये चीज़ें नहीं थी तो एग्जाम्स क्वालिफाई करना, उसके लिए बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती थी। छोटे शहरों में जहाँ फोटोस्टेट मशीनें तक नहीं होती थी, लोग हैदराबाद कराची का रुख करते थे नोट्स वगैरह के लिए। भाई ऐसा ही है सर। तो ये चीज़ें हमेशा जहन में ये याद रखें कि जो चीज़ तकलीफ से हासिल होती है, जो भी चीज़ हो, उसकी कदर हमें ज़्यादा होती है। इस वक्त अगर कोई डॉक्टर आपको कोई दवाई दे दे कि यार ठीक है दोस्त है, आप मेरे यार ये खा लेना बुखार उतर जाएगा, आप 3 दिन बाद डॉक्टर को शिकायत भी करेंगे कि यार बुखार तो नहीं उतरा। डॉक्टर पूछेगा दवाई खाई थी? यार नहीं खाई थी। क्यों नहीं खाई थी? फ्री दी थी, इसलिए नहीं खाई थी हमने, बुखार वैसे ही उतर गया। हम फ्री की चीज़ों को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं देते, हालांकि जिसने हमें दी है उसने तो खर्चा किया है ना, या सैंपल ही थे चलो दे दिए उसने अपनी तरफ से ही। लेकिन अहम चीज़ ये है कि हम तकलीफ वाली चीज़ जो जिससे हमें मिलती है या जिसके पीछे हम अपना खर्चा भी करते हैं, वो चीज़ हमें उसकी कदर होती है। हम वो दवाई भी पैसों से लेके आएंगे तो ज़रूर खाएंगे, और अगर पैसों से नहीं ली हुई है तो फिर हम थोड़ा उसको इग्नोर करने की करेंगे कि बाबा चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब फेयर रेंट का भी आपका हो गया, डेफिनेशन भी कुछ हमने इसमें ग्रेजुअली बता दिए हैं। रिपेयर वगैरह है, किसी भी प्रॉपर्टी को रिपेयर कराने के लिए अगर टेनेंट खुद करा रहा है, घर में उसके शादी है बच्चों की, लैंडलॉर्ड कहता है कि भाई मैं, क्योंकि अभी पिछले ये अभी आपको 3 महीने 4 महीने पहले मैंने ये वाइट वॉश करा के दिया था, अभी आपको मैं इमीडिएटली दोबारा साल में 2-2 3 मरतबा नहीं करा के दे सकता, आप अपने तौर पे करा लें। अब एक तो खाली वाइट वॉश है, उसमें कोई आपकी एडिशन अल्ट्रेशन नहीं हो रही है, बल्कि वाइट वॉश होने से आपकी प्रॉपर्टी एक तरह से निखर रही है, उसकी और वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन एक एडिशन अल्ट्रेशन ऐसी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी न सिर्फ डैमेज हो रही है, उसका लुक भी खराब हो रहा है, इन एडिशन आपकी प्रॉपर्टी को गिरने का भी खतरा है, एक ये भी होती है। तो उस सूरत में भी लैंडलॉर्ड आपसे जगह खाली कराने का हक रखता है। और आप अगर रिपेयर करा भी रहे हैं, कोई छोटी मोटी माइनर रिपेयर भी है, तो उसके लिए टेनेंट को चाहिए कि लैंडलॉर्ड से रिटन परमिशन ले ले कि भाई ये मैं चेंजेस करा रहा हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। बाकी इदारों से अगर कोई ज़रूरत हो, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे हेल्प ले लूँगा, क्योंकि इदारे जो है ऑनर के बगैर किसी को तो परमिशन नहीं देंगे कि भैया एडिशन अल्ट्रेशन करें, या जहाँ भी जो भी उनके बायलॉज हैं उनके तहत हमें उनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी उसकी।
तो इस हवाले से भी अगर प्रॉपर्टी की लुक खराब हो रहा है, चेंज हो रहा है या उसकी वैल्यू गिर रही है, तो लैंडलॉर्ड खाली कराने का हक रखता है। अच्छा। डिफॉल्ट का मैंने आपसे कहा कि अगर एग्रीमेंट में रेट डेट फिक्स है कि भाई फलां तक आपके ऊपर रेंट ड्यू हो जाएगा, आप हमें देंगे, टेनेंट आपको टाइम नहीं दे तो 15 दिन का टाइम है उसमें, और अदरवाइज 60 डेज पे ये चला जाता है। सबसे अहम बात इसमें एक और भी आती है कि पहले पहल आपका रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। रेंट के हर मैटर, चाहे फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट का हो, चाहे आपका इविक्शन का हो। अब रिलेशनशिप अगर कहीं डिनाई हो रही है तो इसको प्रूफ करना लैंडलॉर्ड का काम है। छोटी सी एक मिसाल दे दूं। सपोज मिस्टर ए जो है मेरे टेनेंट थे, अपनी फैमिली के साथ मेरे 3 कमरों के अपार्टमेंट में वो रहते थे। सेकंड फ्लोर पे अपार्टमेंट था सॉरी। और मिस्टर ए की डेथ हो गई। उनके बड़े बेटे मिस्टर बी जो थे, उन्होंने मुझे इतला नहीं दी कि भाई मेरे अब्बा की डेथ हो गई है ए की, और फ्यूचर में मैं आपको रेंट पे करता रहूंगा। उसने 1-2 महीने तो मुझे पेमेंट की, उसके बाद रेंट स्टॉप कर दिया। जब टाइम पीरियड गुजरा, मैं भी रिपीटेडली उसको विजिट करता रहा, उसने लिफ्ट कराना छोड़ दिया कि भाई मैं तो आपका टेनेंट ही नहीं हूँ, अब्बा थे टेनेंट आपके। मुझे पता चला अब्बा थे क्या मतलब, अब्बा अब इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा अब्बा थे तो भाई आप जब राइट अपने अब्बा की बेस पे एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट ऑफ इनहेरिटेंस तो आप क्लेम करोगे ना, बीइंग सन, या और भी जो उसके वर्षा हैं वो तो क्लेम करेंगे ना। अब्बा जब एज ए टेनेंट रह रहे थे, आपने 2 महीने किराया भी मुझे दिया है, यानी अब्बा के जूते में आपने अपना पैर तो डाल दिया। अब थोड़ी टेक्निकल बात आ गई है। नो डाउट बी से मेरी डायरेक्ट लैंडलॉर्ड टेनेंट की रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन टेक्निकली रिलेशनशिप हो गई है। तो ये छोटी सी किताब जो हमको शुरू में कह रहा था, ये बहुत टेक्निकल है, हर एंगल से टेक्निकल है। इसमें छोटे छोटे मसाइल बाजू का ऐसे आते हैं कि हमारे कुलीग्स उमूमन उलझ पड़ते हैं कि इनको हम कैसे रिजॉल्व करें। तो टेक्निकली बेटा टेनेंट तो हो गया मेरा, क्योंकि 2 महीने की रसीद भी मैंने इसको इशू की है। जब उससे पूछा कि भाई अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट दो, उसने दिया, तो मुझे पता चला 2 महीने जो बाद में मुझे किराया आया, नो डाउट मैंने रसीद तो इसके डिसीज बाप के नाम पे इशू की है, लेकिन बाप इसका 2 महीने पहले डेथ हो चुकी है उसकी। मुझे इतला नहीं थी तो इसलिए उसके वालिद के नाम पे, क्यों एग्रीमेंट मेरा उसके साथ था। अब लाजमी बात है, मुर्दा कब्र से उठ के तो मुझे रेंट पे करने से रहा। घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं, 2 हैं, 5 हैं, 6 हैं, उन्हीं में से किसी ने पेमेंट की है ना। सिमिलरली जब आप अपने आबा और अजदा की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, तो इवन अगर प्रॉपर्टी है तो इनहेरिट करेंगे, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा जाते हैं तो वो भी इनहेरिट करते हैं कि बाबा अब्बा के कर्जे हम अदा करेंगे। प्रॉपर्टी भी इनहेरिट करते हैं, सिमिलरली कर्जे भी हमें इनहेरिट करने पड़ेंगे। अब टेनेंसी बेसिकली तमाम फैमिली के ऊपर डिवॉल्व हो गई बाप के डेथ के बाद। जिसने आपको रेंट पे किया, यानी आपको लैंडलॉर्ड तो उसने तस्लीम कर लिया। अब आप देखें डायरेक्ट रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड टेनेंट की स्टेब्लिश नहीं हो रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में स्टेब्लिश हो गई। अदरवाइज अगर रेंट कंट्रोलर समझदार बंदा है, लॉ नोइंग है, उसकी माशाल्लाह हर एंगल से अपने काम के ऊपर गिरिप है, तो ये सवाल तो पूछ सकता है कि भाई ठीक है, आपके अब्बा की डेथ हो गई, आप 2 महीने किराया भी दिया, अब आप मजीद जो बगैर किराए के रहे आप किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड से आपकी क्या रिश्तेदारी है।
लैंडलॉर्ड से क्या रिश्तेदारी, आपको क्यों बिठा के बैठा हुआ है यहाँ पे? आप 6 महीने बगैर किराए के बैठे हुए हैं। अब जवाब होगा तो देगा ना। ज्यादा यही डिनाई करेगा मैं टेनेंट नहीं हूं इसका। अब यहाँ इस लॉ के तहत सेक्शन 16(1) है हमारा, जो एरियर्स ऑफ रेंट का। उमूमन जब एरियर्स होते हैं तो इजेक्टमेंट एप्लीकेशन जब सेक्शन 15 की डिफॉल्ट के ग्राउंड पे दाखिल होती है तो 16(1) की एप्लीकेशन भी नथी कर दी जाती है। कि भाई टेनेंट से कहें इसके एरियर्स ऑफ रेंट जमा कराए। रिटर्न स्टेटमेंट में तो उसने रिलेशनशिप डिनाई कर दी। 16(1) का भी जो, अच्छा अब एक चीज सवाल आपसे छोटा पूछूंगा, काउंटर एफिडेविट्स और ऑब्जेक्शंस में क्या फर्क है? सिविल मैटर्स में आपने उमूमन सुना होगा कि एप्लीकेशन इज ड्यूली सपोर्टेड विद एफिडेविट ऑफ द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, जो भी पार्टी एप्लीकेशन दाखिल कर रही है उसके एफिडेविट के साथ, हलफनामे के साथ है। ठीक है। इजेक्टमेंट एप्लीकेशन हो या और कोई केस हो, सूट हो, कुछ भी हो, तो बहुत सी जगह हम देखते हैं कि रिप्लाई में काउंटर एफिडेविट आता है, कहीं ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो फर्क क्या है दोनों में? रिबट तो दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों तरीकों से हो रहा है। कोई है आप में जो बता सके? जो एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड विथ एफिडेविट हो उसका रिप्लाई जो है ऑब्जेक्शन की सूरत में नहीं आएगा, वो काउंटर एफिडेविट की सूरत में आएगा। और जो बाजों का 711 की एप्लीकेशन लीगल ग्राउंड पे होती है, उमूमन वकला जो है वो डिफेंडेंट का एफिडेविट उसके साथ नहीं अटैच करते, कि क्योंकि एप्लीकेशन प्योरली लीगल ग्राउंड्स पे दाखिल की गई है, लिहाजा देयर इज नो नीड ऑफ एफिडेविट। जो एप्लीकेशन बगैर एफिडेविट की आएगी उसके ऑब्जेक्शन की शेप में रिप्लाई आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो अब 16(1) की एप्लीकेशन में भी उसने डिनाई कर दिया कि भाई मेरी तो रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन कोर्ट को पता है कि टेनेंट जो है ये सरासर नाइंसाफी कर रहा है, क्योंकि बाप तो रेंट दे रहा था, बेटे ने भी 2 मंथ रेंट दी है। अब लैंडलॉर्ड के राइट्स प्रोटेक्ट करने हैं तो सेक्शन 16(1) के तहत उसको डायरेक्शन देगी कि भाई एरियर्स ऑफ रेंट 50,000 हैं, 60,000 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, विद इन सच एंड सच पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, दिस ऑर्डर, ये कोर्ट में जमा कराएं। इसमें फिर एक नया सवाल फिर जन्म लेता है 16(1) के ऊपर। क्या जन्म लेता है? फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन आप समझें कि एरियर्स ऑफ रेंट 1,80,000 रुपये, 6 महीने का किराया है 30,000 रुपये माहाना के हिसाब से। ठीक है, 1,80,000 ही हो गए। जब रेंट एप्लीकेशन दाखिल हुई थी, आज हम अगस्त में जैसे चल रहे हैं, 6 महीने अगर हम बैक में चले जाएं तो समझो ये फरवरी के करीब जाके टाइम हमारा लगेगा। अभी तो सिर्फ 9 महीने हुए हैं। कोर्ट ऑर्डर ये करेगी कि भाई फरवरी से लेके नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 2024 से लेके आज दिन तक आपके 9 महीने ड्यू हो रहे हैं, और 2,70,000 रुपये, 30,000 रुपये रेट ऑफ रेंट, क्योंकि रेट ऑफ रेंट डिस्प्यूट नहीं है, रिलेशनशिप डिस्प्यूटेड वो कह रहा है। लेकिन रिलेशनशिप कोर्ट यहाँ कह सकती है कि भाई रिलेशनशिप जो है वो एविडेंस के बाद इस्टेब्लिश की जाएगी, लेकिन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड टेनेंट को डायरेक्शन दी जाती है कि ये इतने पैसे 2,70,000 रुपये जो है विद इन सच एंड सच टाइम कोर्ट में जमा कराए। अब ये तो था एक सिंपल केस था, मैंने आपको छोटी सी एक मिसाल दे दी। उसमें पैसे जमा चलो किए नहीं किए, अगर नहीं किए तो 16(2) में डिफेंस स्ट्रक ऑफ होकर एजेक्टमेंट एप्लीकेशन अलो हो जाएगी, अगर टाइम फ्रेम जो कोर्ट देती है। लेकिन बाज़ जगहों पे ये भी आता है कि रिलेशनशिप डिनाई नहीं की जा रही, न रेट ऑफ रेंट डिनाई किया जा रहा है।
लैंडलॉर्ड ये कहता, टेनेंट सॉरी, ये कहता है कि क्योंकि लैंडलॉर्ड मेरे से रेंट रिसीव नहीं कर रहा था फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू द लैंडलॉर्ड, इसलिए मैंने सेक्शन 10(3) के तहत SRPO के तहत मैंने रेंट कोर्ट में फ़लाँ MRC में जमा करा दिए हैं, फ़लाँ लेजर नंबर है, फ़लाँ टेनेंट ये रिप्लाई दे रहा है इसी एप्लीकेशन के ऊपर 16(1) के अमाउंट हम समझते हैं वही 270 की है। कोर्ट क्या करेगी, नाज़िर से रिपोर्ट मंगवाएगी। नाज़िर कह रहा है कि भाई 2,70,000 तो नहीं, जो है वो 2,10,000 रुपये जमा है, 60,000 रुपये अभी भी शॉर्ट है। तो कोर्ट बाकायदा ये कैलकुलेट करेगी उसमें कि भाई 9 महीने का जो एरियस ऑफ रेंट है एट ए रेट ऑफ ₹30,000, 2,70,000 रुपये बनते हैं, जिसमें MRC में ये 2,10,000 रुपये अप टू सो एंड सो डेट जमा किए गए हैं। बाकी 60,000 रुपये जो है टेनेंट को डायरेक्शन दी जाती है कि विदिन 15 डेज़ या 30 डेज़ जो भी सूटेबल टाइम कोर्ट को लगे वो उसमें जमा करा दें। अब टेनेंट की ज़िम्मेदारी है कि कोर्ट के आर्डर की कंप्लायंस करे, अगर नहीं करेगा तो फिर 16(2) इन्वोक हो जाएगा। थोड़ा फ़र्क था दोनों में एग्जाम्पल्स में, एक जगह रिलेशनशिप डिनाई थी, यानी रेट ऑफ रेंट भी एडमिट नहीं किया जाता, लेकिन टेनेंसी एग्रीमेंट वजूद में था और बाप वाली चीज़ें भी कंसीडर की जा रही थी। वहाँ लैंडलॉर्ड के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे थे। यहाँ डिस्प्यूट रिलेशनशिप का नहीं है दूसरी एग्जाम्पल में, लेकिन राइट्स यहाँ पे लैंडलॉर्ड के इन्फ्रिंज हो रहे थे, तो लिहाजा रेंट कंट्रोलर के पास आया। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, सपोज़ लैंडलॉर्ड सिर्फ सोल ग्राउंड जो है उसका पर्सनल यूज़ का, उसके ऊपर इजेक्टमेंट एप्लीकेशन सेक्शन 15(2)(7) के ऊपर दाखिल करता है कि भाई मुझे पर्सनल नीड के लिए चाहिए, मैं बेटे की शादी करा रहा हूँ, लिहाजा ये अपार्टमेंट जो 3 कमरे का है ये मुझे बेटे को शादी के बाद शिफ्ट करना है, जो कि कमिंग 6 मंथ्स में होने वाली है, मुझे जगह खाली चाहिए। चलो, इजेक्टमेंट एप्लीकेशन अलो हो गई पर्सनल नीड के ऊपर। लैंडलॉर्ड ने देखा कि भाई पहले मैंने ये रेंट पे 30,000 रुपये में दी थी, अब ये यही फ्लैट मेरा फ़लाँ शख्स जो है C जो है वो 50,000 में ले रहा है, उसने उसको 50,000 रेंट पे और रेंट आउट कर दी। अब यहाँ इस कानून ने टेनेंट्स के भी राइट प्रोटेक्ट किए हुए हैं। सेक्शन 15(a) की अमेंडमेंट आई हुई है, आपके नोटिस में सबको नॉलेज में होगा। 15(a) की अमेंडमेंट आई हुई है। अब इसमें टेनेंट लैंडलॉर्ड को सू कर सकता है कि पर्सनल नीड के ऊपर इसने मुझसे ये जगह खाली करवाई थी, लेकिन इसने इसको मज़ीद जो है रेट ऑफ रेंट बढ़ा के इसको किसी और थर्ड पार्टी को रेंट आउट किया हुआ है, लिहाजा मुझे कब्ज़ा वापस दिलवाया जाए। यहाँ टेनेंट के भी राइट प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा सपोज़ हम फिक्सेशन ऑफ फेयर रेंट के लिए रेंट कंट्रोलर को अप्रोच करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि भाई टैक्सेस बढ़ गए हैं और आसपास जो बिल्डिंग वजूद में आई हैं नई, उसमें इसी सिमिलर अकोमोडेशन का रेट ऑफ रेंट 30,000 से बढ़कर, एग्जाम्पल जो दिया ये यही जहन में रखिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा, इसी में हम एडिंग करते जाएंगे, समझने में आपको आसानी रहेगी। सिमिलर विसिनिटी में सिमिलर अकोमोडेशन जो है वो तकरीबन समझो 40,000 रुपये जा रहा है, लिहाजा रेंट फेयर रेंट जो है फिक्स की जाए। टेनेंट ने कहा कि साहब नहीं, लैंडलॉर्ड गलत बयान नहीं कर रहा है। अव्वल तो ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, पिछले 5 साल से इसने वाइट वॉश नहीं कराया है इसका, और फ्लैट की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, बस हम गुजारा कर रहे हैं।
और आसपास जो जिनके प्रीमिसेस की ये रेफरेंसेस दे रहा है उनकी कंडीशन देखें, इनसे बड़े भी हैं और कुशादा भी हैं, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ बड़ी कंफर्टेबल हैं, कॉरिडोर कंफर्टेबल है। ये तो पुरानी बिल्डिंग है, इसकी अलमारी भी उठाते हैं तो छत से लगती है। गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस नहीं बढ़ाए, किस बेस पे इसको हम रेंट बढ़ा के दें? बात तो समझ में आ रही कि दोनों जगह पलड़ा अपनी जगह नज़र आ रहा है। लैंडलॉर्ड ने सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी कि साहब आप चलें एरिया को इंस्पेक्ट कर लें, प्रीमिसेस को इंस्पेक्ट कर लें। सेक्शन 20(3) के तहत SRPO के तहत रेंट कंट्रोलर एम्पावर है कि वो एरिया इंस्पेक्ट करें। जैसे CPC में इंस्पेक्शन के हवाले से 2 प्रोविजन दिए हुए हैं, आर्डर 18 रूल 18 का और आर्डर 26 रूल 9 का, लेकिन दोनों में फ़र्क है, बहुत वाज़ेह फ़र्क है। 18 रूल 18 में सपोज़ आप किसी को कमिश्नर अपॉइंट कर रहे हैं, वो जो देखेगा वहाँ जो उसकी अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगी, जो उसने नोटिस किया, अपनी रिपोर्ट बना के कोर्ट में वो दे देगा। सिमिलरली रेंट कंट्रोलर भी 20(3) के तहत चाहे किसी को कमिश्नर अपॉइंट कर ले, क्योंकि यहाँ CPC अप्लीकेबल है, सेक्शन 20 के तहत CPC अप्लीकेबल है, और चाहे किसी को कमिश्नर अपॉइंट करे या कंट्रोलर साहब खुद चले जाए इंस्पेक्ट करने के लिए। अब 18 रूल 18 की जो बात मैंने की कि उसमें कमिश्नर साहब का स्कोप लिमिटेड है कि वो देखेगा, अपना सिर्फ व्यू फॉर्म करेगा कि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। लेकिन आर्डर 26 रूल 9 का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, वो है लोकल इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो अगर हम 156 CRPC भी जहन में रखें तो भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम बाबा यही चीज़ें हमने देखी, हमने गवाहों के बयान भी लिए हैं, ये फ़ोटोग्राफ भी इसके लिए हमने, ये लैंडलॉर्ड का भी बयान लिया, टेनेंट का भी लिया, आसपास विसिनिटी में जो फ्लैट्स हैं उनके भी स्नैप्स लिए हैं, उनकी ये सारी कारकर्दगी हो सकती है। 26 रूल 9 का बहुत बड़ा स्कोप है। तो अगर रेंट कंट्रोलर खुद विज़िट करता है तो मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? डिसीशन उसने देना है। अगर किसी कमिश्नर को भेज रहा है तो दूसरे की आंख से आप मक्का मदीना तो नहीं दे सकते, आप अपनी आंख से देख सकते हैं। आपने वहाँ जो चीज़ें पर्सनली वहाँ गए हैं, आपने जो नोट किए हैं, विज़िट किए हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन उनको देख के ही कभी कभी हो जाती है। इस पे भी इत्तफाक है। मुझे एक पुराना अपना एक मैटर मेरे पास, आई वाज सिविल जज इन डिस्ट्रिक्ट साउथ एट दैट टाइम, क्लिफ्टन थाना मेरी हुदूद में था। मेरे पास एक लैंडलॉर्ड टेनेंट का मैटर आया परमानेंट इंजंक्शन के लिए, सिविल सूट दाखिल हुआ था। टेनेंट ने कहा था कि उसमें प्रेयर की थी कि लैंडलॉर्ड मुझे विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोज न करे। नॉर्मली ये सूट्स आप लोगों ने सब ने किए हुए होंगे। बहरहाल इंटरिम ऑर्डर हमने दे दिया। इत्तफाक है मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं 2-3 रोज़ छुट्टी पे चला गया। लैंडलॉर्ड ने भी आके इंजंक्शन का सूट दाखिल किया कि टेनेंट मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन दे के चला गया है, अभी मुझे जो है बाय हुक एंड क्रूक जो थ्रेट कर रहा है, लिहाजा इसको रेस्टेंट किया जाए और कि मुझे डिस्पोज न करे मेरी प्रॉपर्टी से, जो ये मुझे हैंड ओवर वॉलंटरली करके जा चुका है। अच्छा, मेरे जो लिंक जज थे मेरी कोर्ट के, उन्होंने उसको इंटीरियम ऑर्डर उसको भी दे दिया। फॉर्चुनेटली
मैं जब छुट्टी से वापस आया तो एक दो दिन बाद दोनों मैटर सेम डेट पे मेरे सामने आए। एक में अच्छा, मेरी नेचर थी, मैं सुबह आते ही कोर्ट की फाइलें ज़रूर चेक करता था, जो भी कॉल लिस्ट के हवाले से। उस दिन भी मैंने चेक की तो मुझे सिमिलर पार्टी की दूसरी फाइल भी नज़र आई। मिला यार क्या चक्कर है। मैंने रीडर को बुला के पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ साहब, वो लैंडलॉर्ड साहब भी, जो कि लेडी थी, उन्होंने भी सूट दाखिल किया हुआ है। बहरहाल मैंने दोनों मैटर्स को देखा किया, एक तो पढ़ा हुआ था, दूसरा जो नहीं देखा था मेरी एब्सेंस में आया था, मैंने उसको भी पढ़ा। सिविल जज को इतना वास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं होता, परेशान भी हुआ कि यार ये अब कहानी कहाँ जाएगी। लेकिन जहाँ मेलाफाइडी ना हो ना, अल्लाह ताला मदद करता है। इत्तफाक है, जैसे ही इन्होंने जो टाइम वकला हज़रात ने फ़िक्स करके रखा था, जैसे ही आए तो मैंने कहा यार ये तो दोनों मैटर इस तरीके से हैं, ये क्या चक्कर है। बोला सर लैंड लेडी कहती कब्ज़ा हमारे पास है, हम कहते हैं हमारे पास है। तो मेरा ये कैसे मुमकिन है कि सिमिलर प्रॉपर्टी का दो पार्टियों के पास कब्ज़ा हो जो कि आपस में बन भी नहीं रही हैं। बोला सर है ऐसे। मैं हैरत में पड़ गया। मतलब प्रॉपर्टी में इंस्पेक्ट करूँगा अभी के लिए। मैंने सुओ मोटो वहीं एक ऑर्डर शीट पास की और मैं अभी के अभी चलूँगा। मैंने सेशन जज को वहाँ इंटीमेट किया फ़ोन पे, और हालांकि मेरे रीडर ने मुझे मना किया, बोला सर इलाका सही नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कोई हो सकती है, लिहाजा जो है थोड़ा आप न जाएं तो बेहतर है, किसी को भेज दें। मतलब नहीं, मतलब मेहमान ज़रूर हूँ लेकिन डरपोक नहीं हूँ। मतलब आप मेरी कास्ट पे नहीं जाओ। आप यकीन करेंगे, मैं पुलिस थाने पे मैंने इंटीमेट करवाया, फोर्स वहाँ से पुलिस भी बुलवा ली मैंने, और मैं बहरहाल प्रॉपर्टी पे वहाँ पहुँचा। नो डाउट बाहर की चाबी लैंड लेडी के पास ही, उन्होंने ताला खोला, अंदर बंदे उसके बैठे हुए थे, लेकिन सामान जो था, अच्छा वो टेनेंट जो था उसमें वो आपका ये बॉडी बिल्डिंग के हवाले से वो क्लब शिलब चला रहा था, उसकी मशीनें, ट्रेडमिल वगैरह ये उस टाइप के, उसकी वो डंबल शंबल ये सब पड़े हुए थे। अच्छा ये भी नहीं कि किसी एक कमरे में पड़े हुए, जैसे यहाँ चेयर पड़ी हुई हैं, हम कहेंगे बाबा ठीक है ये एक साइड पे इन्होंने सामान करके रखा है, नहीं, हर कमरे में पड़ा हुआ था सामान। तो मैंने दोनों फरीकैन भी मौजूद थे, मैंने लैंडलॉर्ड से बोला ये सामान इनका इस तरीके से पड़ा हुआ है। बोला सर इनके ऊपर 1.25 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल ड्यू है, इन्होंने कहा कि जब हम ये पे करेंगे तो हम सामान अपना उठा के ले जाएंगे। उन्होंने कहा साहब ना, हमें फोर्सिबली इन्होंने डिस्पोजेस किया है, हमारा सामान इसलिए ऐसे पड़ा हुआ है। मैंने वहीं खड़े खड़े इंस्पेक्शन नोट बनाया, दोनों फरीकों ने उनके वकला से साइन लिए और कोर्ट में आके ऑर्डर पास किया कि जो सिचुएशन में इंस्पेक्शन नोट के हवाले से देख के आए उस सूरत में स्टे मेंटेन किया जाए इसका। बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी कि दोनों मैटर्स में, अच्छा मैटर भी मैंने सुओ मोटो कंसोलिडेट कर दिए। कहीं कहीं मकसद ये कि मैंने आपसे अभी कहा कि हर चीज़ आपको किताबों में नहीं मिलेगी, कहीं आपका तजर्बा, आपकी प्रैक्टिस, जो सीनियर से कुछ सीखा या कोर्टों में विज़िट करते हुए सुना, देखा, किया, हम अपना मुशाहिदा, तजर्बा सब उसमें बरोए कार लाते हैं। अल्टीमेटली टेनेंट वो भाग गया। मैंने लेडी से ये ज़रूर कहा, मला एक चीज़ बताऊं, जबरी आपने भी इनको डिस्पोजेस किया है, नो डाउट उनके 1.25 लाख रुपए उस टाइम वैल्यू रखते थे, ये तकरीबन समझो 99 या 2000 की बात है। 1.25 लाख रुपए उस टाइम वैल्यू, आजकल तो वैल्यू नहीं है इतने पैसों की। आज जिनके पास नहीं है उन बेचारों के पास तो 1 रुपये की अभी भी वैल्यू है, लेकिन मोस्टली बहरहाल लोग 1.25 लाख रुपये को अभी घास भी नहीं डालते। आपने ज़बरदस्ती तो की थी इनके साथ, मेरे भी नोटिस में ये चीज़ है। तो उसका वकील हंस पड़ा, बोला सर आपने कैसे जज किया? मतलब भाई एक मेमन और दूसरा वरी अल्लाह ताला ने मुनसिफ की सीट पे बिठाया हुआ है, तो मेमन आदमी उसका IQ इतना कमज़ोर नहीं होता है। मतलब अगर टेनेंट आपको वॉलंटरली पोजीशन दे के जाता तो अपना सामान ज़रूर समेट कर एक कमरे में कर जाता और उसको लॉक करके बाकी कमरों की चाबी आपके हवाले कर देता। जिस तरीके से उसका सामान बिखरा हुआ पड़ा था, उसका मकसद ये था कि ये ऐसा नहीं है जो नज़र आ रहा है।
है कुछ दिखाया कुछ जा रहा है। तो जब इंशाल्लाह आप भी मुंसिफ की सीट पे आएंगे ना, तो कुछ कुदरती भी आपको इनपुट मिलता रहेगा। और जब अपने शोल्डर्स पे बर्डन पड़ता है ना, तो दिमाग भी काम करना ज़्यादा शुरू कर देता कि हम नॉर्मली तो ग्रुप्स वगैरह में उमूमन में हमारे जजेस के ग्रुप्स हैं, उनमें देखता रहता हूँ कुछ कभी कभी लोग सवाल जवाब करते रहते हैं। वो सवाल देख के कभी कभी तो हंसी भी आती है। एक तो मर्ज़ पड़ गया है, हर पॉइंट के ऊपर साइटेशन चाहिए। मैं बोलता हूँ साइटेशन अगर ये आपके बैरेक्स क्लियर है, आप इनको कमेंट्री के साथ पढ़ें। अब ये इतनी सी किताब है एम महमूद की, इसके ऊपर आप कमेंट्री वाली बुक पढ़ें तो माशाल्लाह उसका बड़ी थिक बुक है वो, और हर पॉइंट के ऊपर उसने बड़ा डिटेल में केसला भी दिया हुआ है और उसके ऊपर अपना माशाल्लाह डिटेल में उसकी डिस्कशन भी की हुई है। और मुझे हकीकत तो ये फ़र्स्ट टाइम उस बुक को मैंने जब यूज़ किया 2004 में, वो किताब देख के तबीयत खुश हो गई थी। उस टाइम पे इतना ये कंप्यूटर भी एडवांस नहीं था, नेटवेट के ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम इनको यूज़ करते थे तो बड़ा हमें हेल्प मिलती थी उन बुक से। और आज भी अभी भी मेरे अपने पर्सनल बुक मेरे पास वो मौजूद है। अभी बुक्स का जो पढ़ना है ना, भले आप ये मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ते रहें, नो डाउट उसकी स्क्रीन की रेज आपको डैमेज करती रहेंगी, लेकिन बुक का पढ़ना अभी भी अपनी जगह, उसका मज़ा अपना है। अच्छा, ये हम 15 और 16(1) से हम आ गए। अब यहाँ लैंडलॉर्ड ने प्रॉपर्टी बेच दी, जेड को बेची। अब नया जो लैंडलॉर्ड है उसका क्या फ़र्ज़ बनता है? सेक्शन 18 का नोटिस दे टेनेंट को कि भाई फ़लाँ डेट को मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की है और अब नया लैंडलॉर्ड मैं हूँ, फ़लाँ मंथ से लेके किराया आप हमें देंगे। ये नोटिस देना भी उसको ज़रूरी है। अब नोटिस का पर्पस क्या है? जैसे हम कहें कि भाई किसी रेंट केस का नोटिस इशू हो, या सिविल सूट में समन इशू हो, या कोई इंटरलॉकेट एप्लीकेशन उसके नोटिस इशू हों, नोटिस का पर्पस सिर्फ ये है कि अदर पार्टी को अवेयरनेस हो जाए कि भाई ये सिचुएशन यहाँ से अब इस तरीके से ये चेंज हो गई है। मालिक जो इसका ए था वो अब जेड हो गया है, तो लिहाजा अब मैंने रेंट, हाँ ठीक है, टू द सेफ साइड। कभी कभी टेनेंट क्या करता है कि वो बोलता है भाई मुझे टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाओ, मैं आपको रेंट कैसे दे दूँ। टेनेंट ये राइट क्लेम नहीं कर सकता। टेनेंट को कोई हक नहीं पहुँचता कि उसके टाइटल डॉक्यूमेंट बैठ के चेक करें। हाँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के तौर पे वो प्रीवियस लैंडलॉर्ड को मिल सकता है, बात कर सकता है, उससे पूछ सकता है कि हाँ भाई आपने ये प्रॉपर्टी बेची है या नहीं बेची है। अब अगर कोई फड्डे वाला टेनेंट हो तो या फिर फड्डा भी डाल सकता है, प्रीएम्पशन का सूट दाखिल करके, हक़ शिफा जिसे कहा जाता है। भाई मैं पोजीशन में था, मुझे क्यों नहीं बेची प्रॉपर्टी, आपने जेड को क्यों बेच दी? हाँ, प्रीएम्पशन पोजीशन में तो वो है ना, वो भी क्लेम कर सकता है बिल्कुल, लेकिन फर्स्ट राइट टेनेंट का, क्योंकि वो ऑक्यूपाई करके बैठा है प्रॉपर्टी को, वरना तो राइट हैंड वाला। कौन? नेबर है सर, भले भाई है, लेकिन पहले इसका राइट बनेगा जो ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, उसके बाद राइट हैंड वाला जाएगा। अगर वो नहीं ले रहा तो फिर जिसको चाहे बेच दे। अगर पंगा करना चाहे तो पंगे वाली कहानी की बात कर रहा हूँ, अगर नहीं करना चाहे तो बहुत सी चीज़ें जगह खाली भी हो जाती हैं, बाबा ठीक है भले बेच दो। राइट हैंड वाला, राइट हैंड पे हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, हम मोहम्मदन लॉ से हेल्प लेते हैं। पंजाब में प्रीएम्पशन का लॉ है, सॉरी राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं बल्कि प्रीएम्पशन का लॉ पंजाब में है, सिंध में नहीं है हमारे पास, तो अब मोहम्मदन लॉ से प्रीएम्पशन के हवाले से वहाँ से हेल्प लेते हैं। लेकिन उसको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है, उसकी जो तलब है ना
वो बड़ी मुश्किल से प्रूव होती हैं। अब अगर किसी टाइम मौका मिला तो हम उस टॉपिक पे फिर थोड़ा एक अपनी भी मेमोरी रिफ़्रेश करके आऊँगा, तो फिर आपको थोड़ा, क्योंकि मुझे भी तकरीबन समझो 2008-9 के बाद मैंने प्रीएम्पशन का काम नहीं किया, अरसा हो गया, 16 साल हो गए छोड़े हुए। लाजमी बात, अगर बोलते हैं ना खड़े खड़े पानी में भी जो है ना वो ऊपर से काई जम जाती है, ख़राब हो जाता है पानी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एकेडमिक कैरियर भी अच्छा रहा है और मैंने अपने सिंध जुडिशल एकेडमी में काफ़ी जजेस भी मेरे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनको भी ट्रेनिंग वगैरह दी हैं। इंस्पेक्टर लॉ, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट रहे हैं। लास्ट बैच जो पुलिस में 232 लोगों का था, उसमें माशाल्लाह फिर कुछ जजेस भी हमारे दोबारा बन गए, कुछ अपने CSS करके, कुछ अपने चले AC बन गए, कोई किस फील्ड में चला गया, बहुत से ऐसे भी हैं। अच्छा, अब हम आ जाएँ अपील के ऊपर। एग्री पार्टी रेंट कंट्रोलर के आर्डर से जो भी डिससेटिस्फाइड है, एग्रीव्ड है, वो सेक्शन 21 में, सेक्शन 21(1)(a) के तहत डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील दाखिल करेगी। आप लोगों को शायद नोटिस में हो कि तकरीबन ये 2004-5 शायद हो, या इससे थोड़ा पहले सेक्शन 21(a) की अमेंडमेंट नहीं थी। पहले FRA खाली हाई कोर्ट में डायरेक्ट दाखिल होती थी, रेंट कंट्रोलर के आर्डर के अगेंस्ट पहले FRA हाई कोर्ट में दाखिल होती थी, सेक्शन 21(1) के तहत वो थी। फिर अमेंडमेंट आई तो उसके बाद जो है फिर ये यहाँ अभी डिस्ट्रिक्ट जज के पास होती है। सेकंड अपील का इसमें प्रोविज़न नहीं है, सेकंड अपील का प्रोविज़न नहीं है, तो लिहाजा उमूमन CPs दाखिल की जाती हैं और फिर जो उसके तहत हाई कोर्ट उसको इंटरटेन करती है। हालांकि लॉ में जब एक स्ट्रिक्टली चीज़ नहीं है तो मेरी नज़र में CP को भी नहीं होना चाहिए। भाई एक अपील का राइट मिला ना आपको, अपील क्यों होती है किसी भी चीज़ की, कभी ये सोचा? चूँकि आपका कितनी स्टैंडिंग है इस वक्त एज एन एडवोकेट? हाँ, 3 साल है। मेरी नज़र में, नाराज़ नहीं होइएगा, किसी दोस्त की 3 साल होगी, किसी की 4 साल होगी, किसी की 2 साल होगी, किसी की 5 साल भी होगी, 6 साल भी होगी। जिनकी स्टैंडिंग थोड़ी कम होती है, लाजमी बात है 6-8 महीने, साल, तो जब हम सीनियर के साथ चलते हैं तो हमारे शोल्डर पे बर्डन नहीं होता इतना, तो हमारा दिमाग उस तरीके से जैसे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की जाती है उस तरीके से नहीं सोचता, क्योंकि एक बड़ा बैठा हुआ है ना, तो हम बोलते हैं बाबा ठीक है बड़ा बैठा हुआ है, संभाल लेगा मामले को। लेकिन जब बड़ा बोले कि बाबा आप समंदर में मैंने आपको तैरना सिखा दिया, आप तैरो खुद जाके, उंगली पकड़ के चलाना सिखा दिया, आप तो खुद चलो। तो जब अपने शोल्डर पे बर्डन आता है तो आपकी माशाल्लाह हर तरीके से अपना जहन को भी इस्तेमाल करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो दोस्तों से भी पूछा जाता है, किसी सीनियर से हेल्प भी ली जाती है। मैं बोलता हूँ गलत काम करने से बेहतर है बेशक किसी से पूछ लो, कोई शर्मिंदगी नहीं है। सिंधी में बोलते हैं पूछना न मुंझना, कि पूछने वाला जो है वो कभी उलझता नहीं है। जब ये नेट वगैरह का ज़माना नहीं था, कराची में कोई एड्रेस बताने के लिए सही थे, हम पूछते थे ना, फिर भी तो किसी एक दोस्त ने की पॉइंट उस टाइम मुझे बताया था कि बाबा एड्रेस लोगों से पूछोगे, हो सकता है आपको सही गाइड न करें। कराची में एड्रेस पूछना स्टेट एजेंसी वाले से पूछो, वो बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन आपको बता देगा, वरना नक्शा खोल के भी आपको बता देगा। हमें तो इन चीज़ों का पता नहीं था, हकीकत तो यही है ना। तो यहाँ पे अपील की बात हो रही है। अपील क्यों दाखिल की जाती है? क्योंकि लाजमी बात है, अगर कोई जज, सपोज आप इस वक्त रेंट कंट्रोलर हैं, आपका 3 या 4 साल या 5 साल का तजर्बा हो, लेकिन रेंट कंट्रोलर बनता है सीनियर सिविल जज, सिविल जज नहीं बनता। आपका जो तजर्बा है वो एज ए सिविल जज है, आपने सिविल भी काम किया है, क्रिमिनल काम भी उस साइड पे किया है, फैमिली का भी काम किया है, लेकिन एज ए रेंट कंट्रोलर आपके पास सिविल जज की कैपेसिटी में वहाँ तो काम नहीं था। यहाँ आपके पास फिर एक नया स्पेशल लॉ सामने आ गया कि भाई आपने इसके तहत जो है काम करना है। अब आप इसकी
कि छोटी बुक को ढूंढेंगे तो परेशानी हो जाएंगे। इसमें आपको कमेंट्री तो मिलेगी नहीं, खाली बेयर एक्ट के हवाले से जो भी डेफिनेशन या उसकी जो भी दी हुई हैं डिटेल्स वगैरह वो दी हुई हैं कि सेक्शन कौन सा फ़लाँ क्या कहता है फ़लाँ, लेकिन कमेंट्री वाली होगी तो आपको केस लॉ भी मिल जाएगा कि कहीं अगर हम उलझ पड़ें तो ठीक है भाई हमें इस सेक्शन में देखना है कौन सा हमारे केस के हिसाब से आइडेंटिकल। तो कहने का मकसद उस टाइम पे तजर्बा इतना एज ए रेंट कंट्रोलर नहीं होता है, गलतियां भी होती हैं। गलतियां होती हैं तो लाज़िम बात उन गलतियों की वजह से हो सकता है हम कहीं डिसीजन गलत भी डिलीवर कर दें। जब डिसीजन गलत हो जाएगा तो फिर उसको रेक्टिफाई कौन करेगा? अपीलेट कोर्ट करेगी कि बाबा नीचे हमारे जज साहब ने क्या किया, हमारे रेंट कंट्रोलर साहब ने क्या किया है। इसीलिए अपील का प्रोविजन रखा हुआ है। कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का है। देखो इदारा है ही बेसिकली तो जस्टिस करना है ना। अब अगर हम यूँ कहें कि भाई हम अपने नाअहली की वजह से या खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे ज़ाती मफाद की वजह से या किसी दोस्ती यारी को निभाने की वजह से किसी को अनड्यू फेवर दे देते हैं, वो गलत है ना। दूसरे सवाल है सर, जैसे आपने कहा और प्रैक्टिस में सीनियर सिविल जज सर रेंट कंट्रोलर, सर यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्लास में दिया हुआ है सिविल जज एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस का सर, तो इसमें हम इसमें दे सकते हैं। उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। शुरू में यहाँ जो अपॉइंटमेंट भी होती थी वो जैसे इस वक्त सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट होती है, ऐसे नहीं होती थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट अलग अपॉइंट होता था और सिविल जज कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अलग अपॉइंट होता था। कराची में उस टाइम पे सिविल जज से खाली सिविल का काम लिया जाता था, जुडिशल मजिस्ट्रेट से क्रिमिनल वर्क किया जाता। लेकिन कराची के अलावा सिंध के बाकी शहरों में मिक्स काम होता था। मैं खुद सर्व कर चुका हूँ और उस एंगल से जो है जब देखा जाता है तो अच्छा उस टाइम पे सिविल जज को जो पावर होते थे वो 3rd क्लास पावर होते थे। अच्छा उस टाइम पे सिविल जज की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन भी सिर्फ जो है वो 25,000 तक थी। अभी तो इनहांस हो गई है काफ़ी, फिर 50,000 हुई, फिर 1 लाख। अभी इस वक्त करंट पोजीशन क्या है आई डोंट नो, मेरे नॉलेज में नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन कोई मेरी नज़र से नहीं गुजरा है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी 1 लाख तक है शायद, बढ़ गई है तो भी मेरा देखना पड़ेगा वो। तो उस टाइम पे 3rd क्लास केसेस जो है ना वो सिविल जजेस से बाकायदा जजमेंट मंगवाए जाते थे कि भाई आपने जो पिछले 3 महीने में या 6 महीने में जो जजमेंट डिलीवर किए उनकी कापियाँ हाई कोर्ट भेजें। फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो मॉनिटरिंग जज हो ज़्यादा होता था वो उसको जजमेंट्स को स्क्रूटनाइज करके रिकमेंड करता था कि इस जज साहब को 2nd क्लास पावर जो है ना वो दिए जाए। तो बाकायदा मेरा अपना नोटिफिकेशन भी ऐसे निकला था, मेरे पास अभी भी हैंडी है वो। हाँ प्रैक्टिस अभी मैं फ़िलहाल तो मैंने स्टार्ट नहीं की है। नहीं अभी इस वक्त सिविल जज कम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या अपना सिविल जज कम जुडिशल मजिस्ट्रेट ही है। इस वक्त उन्होंने ये 2nd क्लास पावर्स का भी कहीं भी वो नहीं उठाया हुआ है सिलसिला, लेकिन है बहरहाल अपनी जगह वो, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट आपको पावर 3rd क्लास की है एज ए सिविल जज। लेकिन अगर जजमेंट लेके 2nd क्लास पावर कन्फर किए जाएँ तो कोई हार्म नहीं है, हाई कोर्ट कर सकती है। सिमिलरली आपने जैसे कहा कि इसमें सिविल जज का लिखा हुआ है, उसके लिए हाई कोर्ट स्पेसिफिकली नोटिफाई करेगी कि आपको एज ए रेंट कंट्रोलर पावर दिए जाते हैं, आप जो है एज ए रेंट कंट्रोलर अपने फ़राइज़ अंजाम कर दें। तो एमसीक्यूज़ में अगर आ जाता है सर, ये डेफिनेशन में आ जाती है और सीनियर सिविल जज का आता है, तो हम किसको प्रेफर करें सर? क्या मतलब? एग्जाम में सर हमारे आता है जी जी सर जी जी कंट्रोलर क्वालिफिकेशन, हाँ। ये सिविल जज 3 years एक्सपीरियंस सीनियर सिविल जज, तो हम किसको? नहीं आप ये सिविल जज वाला ही लिखेंगे। सर जी हाँ लेकिन हम जो फील्ड की बात हो रही है आप दोनों लिख सकते हैं कि दोनों जवाब हैं, लेकिन आप ये लिखेंगे सिविल जज हैविंग 3 years एक्सपीरियंस या हैविंग 3 years सर्विस, दोनों चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि एग्जीक्यूशन में आ रहे हैं अभी, पहले जजमेंट को तो कंक्लूड कर लें। तो अपील के ऊपर हम आ रहे थे, अपील दाखिल हुई, एग्रीव पार्टी जो भी टेनेंट था लाजिम बात है, मोस्टली लैंडलॉर्ड भी आ सकता है अगर रिजेक्टमेंट एप्लीकेशन डिसमिस होती है। अपील में सिमिलर प्रोविजन वो ये तरीक़ेकार जैसे हम सिविल में करते हैं, लेकिन अभी काफ़ी पुरानी बात है, लॉ ये भी आ गया है कि अगर एग्जीक्यूशन विद इन 1 year ऑफ
डिक्री जारी हो रही है या जजमेंट जारी हो रही है, क्योंकि रेंट मैटर में डिक्री तो बनती नहीं है, सिविल मैटर्स में बनती है, तो विद इन 1 ईयर ऑफ जजमेंट जो है वो ऑर्डर जो है वो बगैर नोटिस के एग्जीक्यूशन डायरेक्टली अलो भी की जा सकती है, उसमें नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं है। लॉ ये भी डेवलप हो गया है, तो इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, कोई नई बात नहीं है ये, तो उस पर एग्जीक्यूशन भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले उमूमन अपील में जो है ना एग्री पार्टी स्टे करा देती है एग्जीक्यूशन को, अदरवाइज़ खाली हो गया तो फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो उमूमन फिर अपीलेट कोर्ट देखती है कि आया टेनेंट ने जो ग्राउंड लिए हैं ये सही है गलत हैं, रेंट कंट्रोलर साहब ने एविडेंस अप्रेस प्रॉपर किए है या कहीं कोई कमी पेशी छोड़ दी है, और रिलेशनशिप प्रॉपर इस्टेब्लिश हुई है नहीं हुई है। पहले तो अगर रिलेशनशिप डिनाई है तो फर्स्ट तो उसी पॉइंट को ये देखेगा कि वो रिलेशनशिप के ऊपर क्या इसकी ऑब्जर्वेशन है, बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। अगर एक ही ग्राउंड वो समझता है, अगर अपीलेट कोर्ट समझती है कि बाबा नहीं ये रेंट कंट्रोलर ने रिलेशनशिप गलत इस्टेब्लिश किया, रिलेशनशिप बनती ही नहीं है, तो मैटर वहीं दफन हो जाएगा, आगे के पॉइंट्स उमूमन टच ही नहीं किए जाते। अपीलें सिविल में जैसे 2 होती हैं, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील 96 और 105 के तहत। यहाँ थोड़ी आपको नो हाउ शेयर कर दूँ कि फ़र्स्ट अपील सिविल में जब दाखिल होती है तो उसमें फैक्ट्स और लॉ दोनों टच किए जाते हैं, लेकिन सेकंड अपील में सिर्फ लॉ पॉइंट देखा जाएगा, फैक्ट्स को टच नहीं किया जाएगा। हैं छोटी छोटी माइनर सी बातें हैं, लेकिन वैल्यूएबल हैं अपनी जगह पे, कि ट्रायल कोर्ट ने गलती कहाँ की है। अब उमूमन ये होता है कि भाई ट्रायल कोर्ट की जजमेंट प्लस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट की जजमेंट अगर दोनों सिमिलर पॉइंट पे हैं कि हाँ भाई ट्रायल कोर्ट की जजमेंट अब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने मेंटेन की हुई है, तो कंकरेंस फाइंडिंग आ गई, तो उमूमन सेकंड अपील वो मैटर सर्वाइव नहीं करती सेकंड अपील। लेकिन बहुत से लोग फिर उसको थोड़ा खींचने के चक्कर में होते हैं कि बाबा जितना इसमें से टाइम निकालो अच्छा है, लेकिन हमारा काम बेसिकली। अच्छा एक चीज़ इसमें और आपको ऐड कर दूं, एग्जीक्यूशन सिविल की हो या क्रिमिनल अपने ये रेंट की हो, पर्टिकुलरली पोजीशन के बारे में अगर डेट जा भी रही तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट डेट रखें, 3 दिन की, विद इन 4 दिन की, 5 दिन की। उसकी वजह बता दूं, क्योंकि जो डिक्री होल्डर होता है ना उसको बहुत जल्दी होती है कि जगह का कब्ज़ा मुझे मिले। अब अगर हमने उसमें 15 दिन या 20 दिन की डेट डाली हुई है, बैलिफ रिपोर्ट पोजीशन रिट ऑफ पोजीशन लेके गया और रिपोर्ट आके दी कि भाई प्रीमिसेस लॉक है, मुझे ताला तोड़ने की कोर्ट परमिशन दे, हालांकि लीगली वो एम्पावर है, तोड़ सकता है ख़ुद भी, लेकिन आजकल हम बोलते हैं भाई बंदूक हमेशा दूसरे की शोल्डर पे रख के चलाओ तो ज़्यादा बेहतर है, अपने शोल्डर को सेफ ही रखो कि कहीं कोई झटका लगे, हड्डी न टूट जाए, तो दूसरे के शोल्डर पे रख के फायर करो। तो उमूमन कोर्ट से आके परमिशन लेते हैं। अब अगर वो रिपोर्ट आपने 20 दिन की डेट दी हुई है और रिपोर्ट 2 दिन बाद आपके फ़ाइल पे आ जाती है, वकील साहब डिक्री होल्डर के खड़े हो जाए, सब ऑर्डर कर दें। अब यहाँ आपके लिए एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाएगी कि भाई मैटर में एंटी डेट में ऑर्डर कैसे करूँगा, मैटर तो 20 तारीख को लगा हुआ है, 20 दिन के बाद है, आज कैसे ऑर्डर कर दूँगा। अब तो ये मैटर 20 को ही टेकअप होगा, ये रिट ऑफ पोजीशन भी 20 के लिए इशू हुई है। अब जज इस टाइम उस टाइम, और फिर वकील अगर कोई खरांट किस्म का हो, खुदा न खासा, तो गले पड़ जाता है। ऐसे लोगों से जान छुड़ाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप डेट छोटी रखें, ताकि आपको कोई बाबा 2 दिन है, 2 दिन बाद आ जाना, वो भी शर्मिंदा होकर चला जाएगा, बस 2 दिन के बाद मैं बिला वजह कोर्ट को भी बर्डन न करूं। ठीक है सर, ये तो आपका मुकम्मल ही हो गया, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा तो सर जी सर रिजर्वेशन के बारे में बताया कि सर अगर टेनेंट मर जाता है सर, उसके पीछे वो सारे हैं सर,
पेरेंट के मरते ही सर वो पीछे रेंट रह रहा है 2 महीने का, और वो डिनाई करते हैं रिलेशन से भी हम निकल के जा रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड के लिए यार रेमेडी सूट फॉर रिकवरी दाखिल होगा। सर वो डिनाई करना हमारा से ताल्लुक नहीं था। नहीं ताल्लुक, देखें बात ये है, देखें मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि जब पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है, आप उसकी प्रॉपर्टी भी तो इनहेरिट कर रहे हैं ना। नहीं भी है कुछ भी नहीं हो तो भी, अगर नहीं भी हो तो भी कर्जाजात भी तो इनहेरिट होंगे ना। कानून शरिया तो यही है ना। इनहेरिटेंस का कानून कहाँ से आया हमारे पास? अल्लाह ताला ने बना के भेजा है ना, हमने तो नहीं बनाया हुआ है। इस पर आपको मज़ा का एक, मैंने अभी पिछले दिनों ज़बरदस्त एक पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल करता है आपसे भी शेयर कर दूँ। अमेरिका में एक डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल में सर्व करते थे। मिस्र से बेसिकली उसका ताल्लुक़ था और बड़ा अल्लाह वाला बंदा था वो। और जितने भी वहाँ वो अमेरिकी डॉक्टर्स थे, उनको हमेशा यही वो बोलता था कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हर मसले का हल रखा हुआ है। तो लोग चूँकि वो नॉन मुस्लिम थे तो इसकी बात को इतनी वो इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इधर से सुन के इधर से निकाल देते थे। अल्लाह का करना एक मरतबा ये हुआ कि एक रात को पैरामेडिकल स्टाफ शॉर्ट था, डॉक्टर्स भी शॉर्ट थे, और 2 ख़वातीन जो है उन्होंने, एक ने बेटे को जन्म दिया और एक ने बेटी को जन्म दिया। पैरामेडिकल स्टाफ शॉर्ट होने की वजह से उनकी रिस्ट में कोई बैंड वगैरह भी नहीं बांधा गया बच्चों के, और बच्चों को जो है वो इंक्यूबेटर वगैरह में रखा गया। और पता नहीं चला, सुबह को जब शिफ्ट चेंज हुई, पता नहीं चला कि इनमें से लड़का किस औरत का, लड़की किस औरत की है। हॉस्पिटल में बड़ा एक हड़बंग मच गई कि यार ये क्या हो गया। वो स्टाफ जो चला गया था उनके जहन से भी निकल गई बात कि बेटा किसका था, बेटी किसकी थी। रात का टाइम था, बहुत परेशान हुए। एक डॉक्टर ने इस मुस्लिम डॉक्टर को पकड़ा, बोला आप हमेशा कहते हो ना कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में हर मसले का हल रखा हुआ है, अब ये सिचुएशन सामने आई है, आप बताओ कि इसको कैसे हम रिज़ॉल्व करें। तो उस मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि मुझे इसके लिए मिस्र जाना पड़ेगा। इसने